नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 17 अगस्त 2020 के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन से एडिटोरियल छपे हैं और हम कौन से डिस्कस करने वाले हैं। आज ऐसे एडिटोरियल ज्यादा हैं जिनमें हमारे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से जो कंटेंट है थोड़ा कम है। जैसे कि ये पहला एडिटोरियल, एडवर्सिटी हैज मेलोड द लीडर। हरीश खरीजी ने इस एडिटोरियल को लिखा है, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। यहाँ पे हरीश खरीजी ने बहुत स्मार्टली नरेंद्र मोदी जी की बुराइयां की हैं। कहना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी को क्रिटिसाइज किया है फॉर्मल वर्ड्स में। क्या बताया कि भाई इस बार जो इंडिपेंडेंस डे की स्पीच दी रेड फोर्ट से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब की जो टोन थी, जो बोलने का तरीका था, थोड़ा मेलो डाउन हो चुका था। हर बार जो वो गरजते थे, इस बार गरजे नहीं, थोड़ा मेलो डाउन हो गया। उसकी बहुत सी वजह थी। एक तो कोरोना वायरस का पैंडेमिक, दूसरा एलएसी में जो चाइना हमारी टेरिटरी के अंदर घुस आया है उसको उठा के, फिर और बहुत से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली अभी अयोध्या में जो इनसे ये हुआ था, आपका सेरेमनी हुई थी, टेंपल को बनवाने शुरू होने की जो शुरुआत हुई है, उसके कंटेक्स्ट में भी मोदी जी को यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रखा है हरीश खरे जी ने। तो कुल मिला के बात देखिए ये है कि हमारे लीडर को क्रिटिसाइज किया है, प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज किया है, एंड एज अ सिविल सर्वेंट आप कभी कहीं भी बातों में भी प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज मत करिएगा। तो ये आर्टिकल स्किप, नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। फ्रीडम एंड आइडेंटिटी, द राइट टू बी। भैया बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल आर्टिकल है ये। यहाँ पे शुरुआत किससे की गई? देखिए, रामायण बहुत से ऑथर्स ने लिखी है, बहुत से ऑथर्स ने, लेकिन जो सबसे फेमस वर्जन है रामायण का वो लिखा है तुलसीदास जी ने, रामचरितमानस। उसमें राम राज्य की बात कही गई है। अब वो राम राज्य कैसे आएगा और कैसे एक सीड से बहुत सारे फल बन जाते हैं, लेकिन वो एक पर्टिकुलर तरीके के फल होते हैं, पर्टिकुलर तरीके के लॉ से अबाउंड होते हैं। भाई एग्जाम के काम का कुछ भी नहीं है। किसी को साइकोलॉजी में इंटरेस्ट हो, किसी को ट्रिकी राइटिंग में इंटरेस्ट हो, तो वो इस आर्टिकल को पढ़ ले। कुछ करंट से रिलेटेड इसमें बताने लायक था नहीं, और मैं यहाँ पे आपको फिलॉसफी झाड़ के बोर करना नहीं चाहता, इसलिए मैं इसको स्किप करूंगा। अब काम के आर्टिकल्स पे पहुंचते हैं। पहला काम का आर्टिकल है लैप्सिंग इनटू कंटेम्प्ट। यहां पे बात हो रही है कि भाई प्रशांत भूषण जी को गिल्टी माना गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। प्रशांत भूषण जी ने क्या किया था कि 2 ट्वीट्स किए थे। ये जो 2 ट्वीट्स थे वो मैंने आपको पहले दिखाए भी हैं। अगर आप रेगुलरली मेरे एडिटोरियल्स को फॉलो कर रहे हो तो जब ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो केस था ये लेके आया गया था, जब प्रशांत भूषण जी के अगेंस्ट में, इसको स्पीयरहेड कौन कर रहा था? अरुण मिश्रा जी। अरुण मिश्रा जी भी कौन है? ये भी एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है। 3 मेंबर की कमिटी बनी सुप्रीम कोर्ट की, या फिर आप कह लीजिए 3 मेंबर की बेंच बनी, और वो सुप्रीम कोर्ट की बेंच प्रशांत भूषण जी के अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, वो भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस लगा के हेयरिंग कर रहा था। और अब ये माना गया है कि हाँ भाई प्रशांत भूषण जी इज गिल्टी ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो यहां पे एक्चुअली में इस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट की थोड़े से क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, और इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होने के बाद भी अपने अगेंस्ट थोड़ा सा भी क्रिटिसिज्म सुप्रीम कोर्ट झेल नहीं सकता। देखिए, ये आज के डेट में बहुत क्वार्टर से आवाजें निकल के आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट, वैसे तो दुनिया भर के कहना से होता है ना कि मसलों में, डिस्प्यूट्स में सुप्रीम कोर्ट बीच में मीडिएट करता है, एडजुडिकेट करता है, किसी को सजा दिलवानी तो सजा दिलवाता है, लेकिन फिर भी एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वाली जो चीज है वो सुप्रीम कोर्ट अपने ऊपर नहीं लगाने को तैयार है। फिर इसी से रिलेटेड एक और आर्टिकल है आज, वो ये है द कॉस्ट ऑफ स्टिफलिंग वॉइसेस। ये लिखा है रोहिणी सोमनाथन जी ने। ये प्रोफेसर हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के। यहां पे भी इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए, कुछ प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स नहीं दिए। आप कह सकते हो कि ये भी थोड़े से साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हैं, बट इसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ये 2 आर्टिकल्स को इकट्ठा मिला के देखेंगे, अलग अलग देख लेंगे जैसा मौका मिलेगा। फिर एक आर्टिकल तो ये होना ही था, बिग गोल्स। भाई इंडिपेंडेंस डे की स्पीच दी है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उन्होंने उस स्पीच में क्या क्या कहा, उसका क्या क्या सिग्निफिकेंस था, उससे आगे आने वाले समय में हमको क्या क्या फायदा हो सकता है, और कैसे चीजों को ग्राउंड लेवल पे अच्छा किया जा सकता है, और जो कुछ भी बोला है हमारे लीडर ने उसमें ग्राउंड रियलिटी क्या है, इन द इमीडिएट फ्यूचर हमें क्या क्या अचीव हो सकता है, थोड़ा सा देख लेंगे इसे। और मेरे हिसाब से आज का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, द सेंट्रलिटी ऑफ डेवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट। अभी पता है आपको तमिलनाडु, सॉरी, श्रीलंका में इलेक्शंस हुए, और श्रीलंका के इलेक्शंस में जो राजापाक्सा फैमिली है, उनकी एसजेपीपी पार्टी वो जीत के आई है। यहां पे श्रीलंका की पूरी हिस्ट्री बता रखी है, खासकर ये जो तमिल वाला इशू है इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री बता रखी है। और वॉर के बाद, मतलब वॉर नहीं बताया, वॉर के बाद ये जो तमिल इलाकों में लोग रहते हैं श्रीलंका में,
ये जो जगहें हैं, जो तमिल डोमिनेटेड एरियाज है श्रीलंका में, इनको भी मैप में दिखाऊंगा, और कैसे ये लोग पॉलिटिकल एस्पिरेशन से ज्यादा इकोनॉमिक एस्पिरेशंस की तरफ जा रहे हैं। तो यहां पे थोड़ा बहुत जो पॉलिटिकल गेम चल रहा है आपको श्रीलंका का, वो समझाऊंगा। और इस बार जो श्रीलंका के लोगों ने इलेक्शंस किया है, खासकर तमिल इलाकों में जो इलेक्शंस हुए हैं और जो इलेक्शन के रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं, वो क्या बताते हैं लोगों की सोच के बारे में, इसके बारे में यहां पे बात की गई है। एक और आर्टिकल छपा है, इसको मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूं, रीजन बीइंग दोस्तों, ये आर्टिकल लिखा गया है एक और आर्टिकल के रेफरेंस में जिसको मैंने पहले डिस्कस किया है। एक आर्टिकल था कोविड-19 डेथ्स में भी हायर देन रिपोर्टेड, जहां पे एमसीसीडी की बात की थी मैंने, मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ द कॉज ऑफ डेथ। बहुत डिटेल में वो आर्टिकल मैंने समझाया था। तो वो आर्टिकल हिंदू में छपा होगा, उसके अगेंस्ट हिंदू को बहुत सारे रेफरेंसेस मिले होंगे, गवर्नमेंट ने भी क्रिटिसाइज किया होगा कि भाई आपने गलत आर्टिकल छाप दिए। तो यहाँ पे हिंदू बता रहा है कि हमारी क्या मेथोडोलॉजी है चीजों को छापने की, और आपकी मेथोडोलॉजी में क्या फ्लॉज है। तो देखिए इन सब चीजों में घुसने की जरूरत है नहीं। कोविड-19 से रिलेटेड दुनिया भर में बतेरे स्टैटिस्टिक्स हैं। सारे स्टैटिस्टिक्स ना आप याद कर सकते हो, ना ही आप सारे स्टैटिस्टिक्स की जेन्युइननेस को चेक कर सकते हो। जो काम भर की चीजें हमें मिलती हैं उनको हम नोट्स में इनकॉर्पोरेट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और नोट्स में इनकॉर्पोरेट कैसे करना है वो भी मैं समय समय पे आपको बताऊंगा। पहली वीडियो अपलोड हो चुकी है यूपीएससी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की, अगली वीडियोस में मैं नोट्स इनकॉर्पोरेशन के बारे में भी बात करूंगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं। साथ साथ वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं आ रही है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग अपने पहले आर्टिकल पे, लैप्सिंग इनटू कंटेम्प्ट, फाइंडिंग प्रशांत भूषण गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट रिफ्लेक्ट्स अ लो थ्रेशोल्ड फॉर क्रिटिसिज्म। क्या बोला जा रहा है? लो थ्रेशोल्ड ऑफ क्रिटिसिज्म, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट अपना क्रिटिसिज्म नहीं झेल सकता। स्यूमोटो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स चालू की गई हैं प्रशांत भूषण जी के अगेंस्ट। स्यूमोटो समझते हैं ना आप? यहां लिख देता हूं। स्यूमोटो मतलब कि इस इश्यू को सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई लेके नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जज की बेंच ने खुद ही इस इश्यू को अपने सामने पकड़ लिया। ओके, और ये जो मिस्टर प्रशांत भूषण जी के अगेंस्ट में ये जो ओपिनियन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अपना, ये सही नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें उन 2 ट्वीट्स को देखें जो कि प्रशांत भूषण जी ने कोर्ट के अगेंस्ट की थी। देखिए पहली ट्वीट तो ये थी कि जो बोबड़े साहब हैं जो कि हमारे चीफ जस्टिस हैं, वो एक बड़ी सी फैसिनेटिंग बाइक पे बैठे थे, और मैंने पहले भी अपने एडिटोरियल में बताया था कि ये बाइक पे बैठना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वो बाइक पे बैठे तो उन्होंने एक इनफॉर्मल फोटो खिंचा ली, तो उस पर प्रशांत भूषण साहब ने ट्वीट कर दिया कि दुनिया भर के जो लोगों को जस्टिस है, इंडिया के जो लोगों को जस्टिस है, वो आपने बंद कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट बंद कर रखी है, और खुद आप बाइक पे घूम रहे हो। इस तरीके की ट्वीट की थी प्रशांत भूषण साहब ने। फिर दूसरी ट्वीट में प्रशांत भूषण साहब ने बोला कि लास्ट 6 सालों में जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं उन्होंने डेमोक्रेसी को आघात पहुंचाया। मतलब सीधी सीधी बात है कि यहाँ पे प्रशांत भूषण साहब ये बोल रहे हैं कि जो 6 साल की लीडरशिप रही है आपकी बीजेपी की, इसके अंडर में जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव को सुन रहे हैं, यानी कि हमारी सरकार के पद चिन्हों पे काम कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी के सिद्धांत को वॉयलेट कर रहे हैं। ऐसा प्रशांत भूषण जी ने बोला। डायरेक्टली तो नहीं बोला पर मतलब यही था। तो भाई अब यहां पे सवाल ये उठता है कि क्या इन ट्वीट से क्रिमिनल कंटेम्प्ट हुआ क्या जुडिशरी का? क्योंकि क्रिमिनल कंटेम्प्ट कौन कौन से आधार पे होगा कि या तो आप कोर्ट के काम करने के तरीके में इंटरफेरेंस कर रहे हो, कोर्ट के काम करने के तरीके में आप बीच में रोक रहे हो, या फिर आप कोर्ट की डिग्निटी को कम कर रहे हो, या फिर आप कोर्ट की अथॉरिटी को कम कर रहे हो। अब यहां पे ऑथर ये लॉजिक दे रहा है कि अगर बोबड़े साहब के अगेंस्ट में एक इनफॉर्मल सेटिंग में अगर कुछ कमेंट दिया गया तो उससे कोर्ट की अथॉरिटी कम नहीं हुई। एक पॉइंट यहां जरूर निकल के आता है जिसके अगेंस्ट में यहां पे ऑथर ने लिखा है, जो सेकंड वाला पॉइंट है कि भैया जो लास्ट 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं उन्होंने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया है आखिरी 6 सालों में। अब यहां पे देखिए ओपिनियन हो सकते हैं, मेन मुद्दा यही है। ये जो बोल दिया ना यहां पे प्रशांत भूषण ने कि पिछले 6 सालों में जो 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं उन्होंने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया है, एक्चुअली में उन्होंने सीधे सीधे जजों के ऊपर यह इल्जाम लगा दिया है कि भाई ये रूलिंग गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं। अब ये एक पॉलिटिकल ओपिनियन है, दिस इज बेसिकली अ पॉलिटिकल ओपिनियन। और जब पॉलिटिकल ओपिनियन आ जाता है तो अब ये तो सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे डिपेंड करता है कि वो इस पॉलिटिकल ओपिनियन को किस तरीके से लेते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ? इट इज डिफिकल्ट टू एग्री that mere voicing of an opinion that successive CGIs have destroyed democracy would undermine public trust in the judiciary, especially in the backdrop of some former judges too holding sharply critical opinion of the conduct of some of them.
यहां पे अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो यहां पे बात हो रही है अरुण मिश्रा जी की। अरुण मिश्रा जी इस समय जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स थी प्रशांत भूषण जी के अगेंस्ट, उनको लीड कर रहे थे। कहा यह गया है कि अगर मान लीजिए किसी ने एक ओपिनियन दे भी दिया कि जो सक्सेसिव सीजीआई है उन्होंने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि पब्लिक का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा जुडिशरी में। किसी के ओपिनियन देने से पब्लिक का ट्रस्ट जुडिशरी में खत्म नहीं होगा, लेकिन अगर किसी के ओपिनियन के अगेंस्ट में उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेने लगेगा तो सुप्रीम कोर्ट एक टोटलिटेरियन टेंडेंसी को दिखा रहा है, एक डिक्टेटोरियल टेंडेंसी को दिखा रहा है। कुल मिला के बस यही बात यहां पे बोली गई है। प्लस ये भी कहा जा रहा है, एक पर्सनल एंगल भी यहां पे निकल के आ रहा है कि जो भूषण साहब है, प्रशांत भूषण वर्सेस जो अरुण मिश्रा जी हैं, इनके बीच में पहले भी बहुत सारे स्कफल्स हो चुके हैं। इन स्कफल्स के बारे में मैंने पहले अपने एडिटोरियल में बता रखा है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस किस तरीके से काम करते हैं, इसके अगेंस्ट कमेंट फॉर्मर जजेस भी दे चुके हैं। यानी वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो अब अपनी पोस्ट से रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने भी जो प्रेजेंट वर्किंग जजेस हैं उनके अगेंस्ट में स्टेटमेंट्स दिए हैं। उन्होंने बोला है कि हाँ भाई, इनकी जो काम करने का तरीका है वो गवर्नमेंट की तरफ फेवर करता है, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी के सिद्धांत के अगेंस्ट जाता है। तो कुल मिला के एंड में कहा यही जा रहा है कि देखिए, जजेस का जो कंडक्ट है उसको एसेस करना, मतलब जब तक उसकी, आप कहते हैं ना कि इमेज पे बिल्कुल ही गंदा धब्बा ना मार दो, उनके खिलाफ कुछ भी उल्टी सीधी बातें ना कहने लगो, तब तक इस तरीके का जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है वो सुप्रीम कोर्ट को इन्वोक नहीं करना चाहिए। यहां पे एक और व्यू पॉइंट निकल के आता है रोहिणी जी का, जो इस आर्टिकल में है, द कॉस्ट ऑफ स्टिफलिंग वॉइसेस इन डूइंग सो वी रिस्क द डिसएंगेजमेंट ऑफ दोज मोस्ट इन्वेस्टेड इन प्रिजर्विंग आवर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। यहां पे रोहिणी जी क्या बोल रही हैं? रोहिणी जी यहां पे कह रही हैं कि हर्षमैन नाम के एक ऑथर हैं, वो इकोनॉमी में लिखते हैं, दो ओपिनियन के बारे में उन्होंने बात की है, एग्जिट ओपिनियन और वॉइस। एग्जिट और वॉइस की बात करते हुए उन्होंने बोला कि दीज आर टू अल्टरनेटिव मैकेनिज्म फॉर द रिपेयर ऑफ सोसाइटल इंस्टीट्यूशन। सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस को इंप्रूव करने की बात की जाए, रिपेयर करने की बात की जाए, तो एग्जिट और वॉइस जरूरी हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर एक कंज्यूमर किसी एक कंपनी की बजाय दूसरी कंपनी का सामान इस्तेमाल करने लगे, या फिर एक एम्प्लॉय एक नौकरी को छोड़ के दूसरी नौकरी में चला जाए जहां पे बेटर वर्किंग कंडीशन है, या फिर एक फैमिली किसी एक नेबरहुड में रह रही, किसी एक जगह पे रह रही है, उस जगह को छोड़ के किसी दूसरी जगह पे चली जाए, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग एग्जिट को एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब किसी एक चीज को छोड़ के दूसरी चीज को ले रहे हैं। वहीं पे अगर कोई एक पार्टनर है, मान लीजिए कोई एक वाइफ है जिसका हस्बैंड उसको मारता है, पीटता है, गालियां देता है, वो मैरिज को छोड़ देती है, लेकिन मैरिज को छोड़ने के लिए उसे एग्जिट करना पड़ेगा, बट अपनी प्रॉब्लम्स को बताने के लिए उसको वॉइस लानी पड़ेगी। समझ गए? तो मतलब ये जो एग्जिट है और ये जो वॉइस है, ये साथ में काम करते हैं। एग्जिट को एग्जीक्यूट करने से पहले आपको वॉइस को पिक्चर में लेके आना पड़ेगा, और अगर विदाउट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिट वॉइसेस वुड रिमेन अनहर्ड। तो मतलब अगर किसी एक पर्सन को यह लगेगा कि भैया एग्जिट है ही नहीं, तो उसकी वॉइसेस कोई नहीं सुनेगा। मान लीजिए कोई एक ऐसी वाइफ है जो पूरी तरीके से अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट है, उसका हस्बैंड उसे कितना भी मारे पीटे, वो बेचारी सब कुछ झेल रही है। क्यों? क्योंकि उसको ये लगता है कि उसके लिए कोई एग्जिट है ही नहीं। तो कुल मिला के यहां पे बात ये कही जा रही है कि एग्जिट और वॉइस एक दूसरे के साथ काम करते हैं। अब इसको यहां पे सुप्रीम कोर्ट के कंटेक्स्ट में देखिए कैसे बोला गया। अगर सुप्रीम कोर्ट के काम की बात की जाए तो जुडिशियल इनिशिएटिव में भाई ये जो सुप्रीम कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट जब भी डिसीजंस लेती है, कई सारे केसेस में वो डिसीजन स्यू मोटो होते हैं। कई सारे केसेस में केसेस सुप्रीम कोर्ट के पास लेके आए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बहुत से ऑर्डर पास किए हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि प्राइमरी स्कूल में स्कूल चिल्ड्रन को फ्री मील देने चाहिए, और अब एंड में मिड डे मील स्कीम शुरू कर दिया गया है। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव आर्म्स ऑफ गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट वॉइसेस उठती हैं। जब इसके अगेंस्ट वॉइसेस उठती हैं तो उस गलत काम करने के तरीकों से एग्जिट कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट दिलाएगा। वॉइस और एग्जिट, पहले कोई चीज गलत हुई, उसके लिए वॉइस उठी, और उस वॉइस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट को पता चला कि हाँ भाई कुछ गलत हो रहा है, तो उसके थ्रू उस गलत को रोकने के लिए एग्जिट, वो एग्जिट कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट दिलाएगा। किससे? द एक्सेसेस ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव आर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। फिर फ्री मील दिलाना, क्योंकि भाई एक वॉइस आई थी कि बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, खाने को चीजें नहीं मिल रही हैं, तो उस वॉइस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया और इस प्रॉब्लम से एग्जिट दिलाया। कुछ उस तरीके से बात है कि भाई
फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो ग्रेन स्टॉक्स थे वहां पे खाना सड़ रहा था और हमारे यहाँ पे लोग भूखे मर रहे थे, तो भी वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इस वॉइस को सुना और चाइल्ड हंगर को एलिमिनेट करने के लिए अप्रोप्रिएट स्टेप्स लिए। तो कुल मिला के यहाँ पे वॉइस और एग्जिट का एक बैलेंस बताने की कोशिश की जा रही है और इस बैलेंस को मेंटेन करने में कोर्ट्स एक मेजर रोल प्ले करते हैं, जुडिशरी एक मेजर रोल करती है, सुप्रीम कोर्ट एक मेजर रोल करता है। और जब भी सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई केस आता है वहां पे कोई भी नॉन पार्टिसन नहीं होता, कोई भी न्यूट्रल नहीं होता। जब भी कोई अपना केस लेके आएगा वो अपने फेवर में बात करेगा। तो जो भी वॉइसेस सुप्रीम कोर्ट के सामने आती हैं, वॉइसेस क्यों, चूंकि वॉइस एंड एग्जिट की बात कर रहे हैं, तो वॉइस है तो मफल्ड होंगी, ब्रोकन होंगी, एक्विनोमियस होंगी, वेंजफुल होंगी, डिसइंजेनुअस, एरोगेंट, सेल्फ राइटियस एंड मेनी अदर थिंग्स। अब आप बोलोगे सर कि वो कैप करा दो, तो मफल्ड का मतलब क्या होता है? मफल्ड का मतलब आवाज एकदम क्लियर नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है कि आवाज को किसी ने ब्रोक कर रखा है, थोड़ी सी म्यूट होके आ रही, थोड़ी रुक रुक के आ रही है। ब्रोकन मतलब टूटी फूटी। एक्रीमोनियस मतलब गुस्से से भरी हुई, बिटर से भरी हुई। वेंजफुल बदले से भरी हुई। डिसइंजेनुअस मतलब बहुत सीधा बनना अपने आप को, जितना आपको पता है उससे कम दिखाना कि हमें भाई कम पता नहीं, हम तो बहुत अच्छे हैं, इस तरीके की वॉइसेस। एरोगेंट मतलब अपने ही गुरूर में भरे हुए। सेल्फ राइटियस मतलब हम ही सही हैं, बाकी कुछ सही नहीं है। तो इस तरीके के बहुत से केसेस सुप्रीम कोर्ट के सामने आते हैं। कुल मिला के ऑथर यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब वॉइस एंड एग्जिट की बात हो रही है, आपके सामने वॉइस आती है, फिर प्रॉब्लम से आप एग्जिट दिलाते हो। जब आप खुद के अगेंस्ट ही, जब जुडिशरी खुद के अगेंस्ट ही कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की वॉइस को दबाएगा, जो कि यहां पे हो रहा है क्रिमिनल कंटेंट ऑफ कोर्ट प्रशांत भूषण जी के केस में, तो दूसरी जगहों पे सुप्रीम कोर्ट से कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि भाई वो इस वॉइस और एग्जिट वाले सिद्धांत को मानेंगे? समझ रहे हैं ना? मतलब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को सुप्रीम कोर्ट को झेलना चाहिए, बस सिंपल सिंपल बात ये कही जा रही है। प्रशांत भूषण वाले केस में सुप्रीम कोर्ट उस कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को नहीं झेल रहा है, तो दूसरी जगह पे एडजुडिकेट करने की जो मॉरल अथॉरिटी है वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं रहेगी। ये बोल रही है ऑथर। और यही हमारी डेमोक्रेसी की ब्यूटी है दोस्तों, कि हमारे यहाँ हर चीज को क्रिटिसाइज किया जा सकता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। आप लोग अक्सर अगर सुनते होंगे कि भाई गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाता है, गवर्नमेंट टोटलिटेरियन टेंडेंसी ले रही है, डिक्टेटोरियल टेंडेंसी ले रही है, गवर्नमेंट अपने मन के हिसाब से कुछ भी कर रही है। बट सिर्फ गवर्नमेंट के साथ ऐसा नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट के साथ भी ऐसा होता है। अब सही है वो गलत है, वो देखिए कमेंट करने की हालत में तो हम लोग हैं नहीं। हम लोग के लिए ये एक बड़ी अच्छी चीज है, जुडिशरी की फंक्शनिंग में हमको एक अच्छा पॉइंट मिल गया। ओके, जिसको प्रेजेंट कैसे करना है वो मैं आपको तब बता पाऊंगा जब मैं कभी आपके साथ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराऊंगा। अगर जैसे जैसे चैनल आगे बढ़ेगा, बहुत सारे लोग डिमांड करेंगे कि सर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराइए, बिल्कुल कराऊंगा आपको। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, बिग गोल्स ऑन नरेंद्र मोदी 7th इंडिपेंडेंस डे स्पीच। बिग गोल्स व्हाइल सेलिब्रेटिंग माइलस्टोन, इंडिया मस्ट नॉट लूज साइट ऑफ गवर्नेंस चैलेंजेस। भैया देखिए 7वीं स्पीच थी हमारे मोदी साहब की, ठीक है, 7th कंसेक्यूटिव वन। ओके, लगातार, मतलब इससे पहले तो आप हमारे मनमोहन साहब जी इतना बैठे हैं गद्दी पर। 74th इंडिपेंडेंस डे, मतलब रिसेंटली बता रहा हूं, वैसे तो भाई हमारे नेहरू साहब और इंदिरा गांधी जी भी बहुत लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही है। यहां पे मोदी जी ने दो चीजों की तरफ ध्यान दिलाया, एक तो कोविड-19 के पैंडेमिक की तरफ और एक एक्सटर्नल अग्रेशन की तरफ। और रिसेंटली ये दो इश्यूज सबसे बड़े रहे हैं हमारे सामने। ओके, खास बात यह है मोदी जी की कि उनकी जो बोलने की स्किल्स हैं बहुत अच्छी हैं, वो लोगों के साथ कनेक्ट अच्छा करते हैं। और मोदी जी चैलेंजिंग है, मतलब कहने का मतलब यह है कि जो प्रॉब्लम चल रही है हमारे सामने, उस प्रॉब्लम को वो सामने लाने में घबराते नहीं है। एक लीडर होता है ना, कोई लीडर छोड़िए, एक कोई पर्सन भी है, उसकी अगर कोई कमी है, ज्यादातर केसेस में वो पर्सन क्या कहेगा कि अपनी कमी को सामने लाने की कोशिश नहीं करेगा, वो कमी को अवॉइड करने की कोशिश करेगा। यहां पे बोला जा रहा है कि मोदी जी ऐसा नहीं करते। ओके, जैसे कि यहां मोदी जी ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सामने लेके आए हैं। मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करी है मोदी जी ने। अब सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन की डेफिनेशन क्या है। और ये जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन और मेंस्ट्रुअल हेल्थ की डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी है ना, ये मैंने यूनिसेफ की वेबसाइट से उठाई है। यूनिसेफ की वेबसाइट से क्या बोला जाता है, एमएचएच, मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन को। ये क्या बोला जा रहा है कि भाई देखिए, मेंस्ट्रुएशन को हेल्थ के साथ भी जोड़िए, वेलबींग के साथ भी जोड़िए, जेंडर एजुकेशन के साथ भी जोड़िए, इक्वालिटी के साथ, इक्विटी, एम्पावरमेंट, राइट्स के साथ। तो ये जो एमएचएम है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट,
तो जो लेडीज में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उस समय पे हाइजीन को लेके आना, ये तो चलिए आप समझ ही पा रहे हैं। लेकिन इस हाइजीन को लाने के लिए जो ब्रॉड फैक्टर्स हैं वो भी आपको कंसीडर करने हैं। और वो ब्रॉड फैक्टर्स क्या है कि एक वुमेन की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, और अगर वुमेन की हेल्थ अच्छी होगी तो जो बच्चे पैदा होंगे उनकी हेल्थ भी अच्छी होगी, उसकी वेलबींग होनी चाहिए, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, यानी कि आगे बढ़ सके, बाकी तबके के साथ उसकी बराबरी हो। तो अगर एक परिवार के अंदर किसी को मेडिकल हेल्प की जरूरत है तो केवल सन चाइल्ड को ही मेडिकल हेल्थ ना प्रोवाइड की जाए, जो गर्ल चाइल्ड है या जो लेडी है उसकी भी हेल्थ पे ध्यान दिया जाए, उसकी एजुकेशन पे, इक्विटी पे, एम्पावरमेंट पे, राइट्स पे। तो मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन, केवल मेंस्ट्रुअल नाम के शब्द से इसको मत जोड़िएगा, इसका एक बहुत ब्रॉडर सेंस होता है। तो सीधे सीधे हमारे मोदी साहब ने मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन के ऊपर बात करी। अब बात यह कि जब भी मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला तो सीधे सीधे जो भी हेल्थ वर्कर्स इंडिया भर में प्रधानमंत्री मोदी जी को सुन रहे हैं वो पूरी तरीके से अटेंटिव हो जाएंगे इस इशू की तरफ, थोड़ी और अवेयरनेस जाएगी, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में इतने बड़े स्टेज पे बोलना, दिस इज अ प्रोग्रेसिव स्टेप, एक बहुत अच्छा स्टेप है। उसके बाद देखिए एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर पे भी बात की गई है, सैनिटेशन, साफ सफाई पे बात की गई है, और ये चीजें देखिए मोदी जी शुरुआत से ही प्रमोट कर रहे हैं जब से वो 2014 में पावर में आए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इनको पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन that seeks to provide piped drinking water to every home, along with expanding networks of electricity, the internet, banking and cooking gas will equip India to rise higher। इन सब चीजों के बारे में बातचीत करी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको पता है कि हम इससे बहुत दूर हैं। पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी होम, भैया पानी पीने को ही नहीं मिल रहा है लोगों को देश के बहुत से हिस्से में। ओके, इलेक्ट्रिसिटी की नेटवर्क को बढ़ाना है। फिर देखिए ये जो आपके छोटे छोटे से शब्द हैं, सेल्फ रिलायंस, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, टू मेक फॉर द वर्ल्ड, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं ये हम लोग अक्सर कर 2015 से अब तक सुनते आ रहे हैं। तो भाई नया ओकेजन है, नया ओकेजन पे फिर से इन वर्ड्स को बोला जा रहा है। इन वर्ड्स को बोलने से जो स्टेट अपरेटस है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको लगेगा कि हाँ भाई ओवरऑल सेंट्रलाइज लीडरशिप का क्या एक्शन है, क्या ओरिएंटेशन है, और उस हिसाब से फिर से इन चीजों को एक पुश दिया जाएगा। कुल मिला के बात यह है, इस ऑथर ये कहने की कोशिश बोल रहा है कि मोदी जी ने बातें तो अच्छी अच्छी करी हैं, लेकिन उन बातों को जमीन पे इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बात यह है मोदी जी ने कुछ नई स्कीम्स को भी अनाउंस किया है, और नई स्कीम को अनाउंस करना ये नहीं डिनोट करता है कि हाँ भाई हम चीजों को बहुत अच्छा करने वाले हैं। कभी कभी वो कैमूफ्लाज को डिनोट करता है। कैमूफ्लाज आप समझते हो? कैमूफ्लाज होता है कि आपकी नजरों को भटकाना, जो सच में है वो आपको नहीं दिखाना। ओके, जैसे कि जंगल में जब सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेट करती हैं तो जंगल में चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस होंगी वो उन पेड़ों के कलर की, ग्रीन कलर के कपड़े पहनेंगे, ठीक है, अपने चेहरे पे ब्लैक स्ट्राइप्स लगा लेंगे ताकि उनके चेहरे एकदम से समझ में ना आए, वो अपनी सराउंडिंग्स में ब्लेंड कर जाएं और दुश्मन को आसानी से दिखे ना। इसको बोला जाता है कैमोफ्लॉज। तो यहां पे ये बोल रहा है ऑथर की जो नई स्कीम्स बार बार लाने की बात करी जा रही है ये कुछ और नहीं है, ये कैमोफ्लॉज है, ठीक है। मतलब पहले जो स्कीम्स चलाई हैं कहीं ना कहीं वो स्कीम सक्सेसफुल नहीं हुई, तो उन स्कीम्स की अनसक्सेस को, फेलियर को छुपाने के लिए आप नई स्कीम ले आए, ये बात बोली गई यहां पे। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लेके आएंगे। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन मैंने कल भी बात की थी, जहां पे हर इंडियन को एक डिजिटल हेल्थ आईडी दी जाएगी और उस हेल्थ आईडी से उस इंडियन की जितनी भी डिजीजेज होंगी उनको सेंट्रलाइज डाटाबेस में रखा जाएगा। उसमें किस किस डॉक्टर को दिखाया है, उसको कौन कौन सी दवाइयां मिली, सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स उसके वहां पे होंगे। बट प्रॉब्लम यह है कि ये डिजिटल हेल्थ आईडी की आप बात कर रहे हो और हमारे देश में ज्यादातर जगहों पे प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं है, प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी खराब है। गांव में अगर कोई पर्सन बीमार हो जाए तो उसको सही समय पे प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी मिलती नहीं, और वहां पे आप हेल्थ आईडी की बात कर रहे हो। तो देखिए डिजिटाइजेशन इज वेलकम, आप डिजिटलाइज करिए चीजों के लिए, वो सब कुछ सही है, लेकिन जो इनएडिक्वेट ह्यूमन रिसोर्सेज है और इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ सेक्टर में, पहले इसको ठीक करो। हेल्थ सेक्टर में ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, हॉस्पिटल्स के अंदर दवाइयां नहीं है, दवाइयों के साथ साथ बहुत सारी और चीजें होती हैं जैसे कि वेंटिलेटर्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, ठीक है, आपके ईसीजी टेस्ट करने के लिए, जितने भी अलग अलग टेस्ट करने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो नहीं है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाइए वहां कुछ मिलता ही नहीं है, उस आदमी से बोला जाएगा भाई शहर जाओ, शहर जाने में उस आदमी को लगेगा कि कल तो मुझे जाके खेतों में खेती करनी है, शहर जाने में बसों में 20 रुपए का किराया लग जाएगा, वहां जाके भी पैसा लगेगा, मैं क्यों जाऊं, तो वो जाता ही नहीं है। तो ये हेल्थ फैसिलिटीज लोगों के डोर स्टेप तक पहले पहुंचाइए, बाद में आप डिजिटल हेल्थ आईडी की बात करिए, ये बात यहां पे बोली जा रही है। उसके बाद
सिर्फ हेल्थ फील्ड में ही नहीं, कुछ और फील्ड में भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। जैसे कि मोदी जी ने बोला कि जो विजन है इंडिया का, उसमें हमको दो चीजों के बीच में बैलेंस करना है। एक तरफ हमको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को प्रमोट करना है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आप समझते हो कि भाई जो कुछ भी हमको हमारे पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए जरूरत है, देश के अंदर के चीजों बनाने के लिए जरूरत है, उसके लिए हम चीजें बाहर से इंपोर्ट ना करके यहां पे बनाएंगे। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि टीन की शीट्स सस्ती हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे नहीं भाई हम चाइना से इंपोर्ट नहीं करेंगे, जो टीन की शीट्स हैं ये लोकल मैन्युफैक्चर बताएंगे। तो इसको बोला था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। उस क्वालिटी की टीन की शीट्स यहाँ के मतलब मैन्युफैक्चरर्स बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। अगर वो टीन की शीट्स बनाते हैं तो वो कितनी महंगी बिकेंगी मार्केट में। बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लागू होता है। वहीं पे एक तरफ हम ग्लोबल पार्टनरशिप ढूंढ रहे हैं। अब अगर हम ग्लोबल पार्टनरशिप को ढूंढेंगे तो बाहर का देश तो ये चाहेगा ना कि हमारा मार्केट उसके लिए खुल जाए। हम अपने मार्केट को एक तरफ पे बंद कर रहे हैं और उसके साथ पार्टनरशिप भी करना चाहते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी के लेने के लिए, उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेने के लिए। ये दोनों चीजें के बीच में बैलेंस बनाना काफी मुश्किल काम है। तो हमको एफडीआई भी अट्रैक्ट करनी है, ठीक है ना। एफडीआई अट्रैक्ट होकर हमारे देश में आएगी, बिजनेसेस सेटअप होंगे, साथ साथ हमको सेल्फ रिलायंस भी करना है। तो मतलब कुल मिला के हम एफडीआई अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम बाहर की कंपनीज के पैसे के दम पे अपने चीजें करना चाहते हैं और साथ साथ हम सेल्फ रिलायंस भी चाहते हैं। तो कुल मिला के यहां पे थोड़ा से कॉन्ट्रडिक्शंस नजर आ रहे हैं और इन कॉन्ट्रडिक्शंस को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। जब हम इन कॉन्ट्रडिक्शंस को बैलेंस कर पाएंगे तब हम एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ, जहां पे इंडिया हर चीज में सेल्फ रिलायंट होगा, उसकी तरफ बढ़ेंगे। फाइनल आर्टिकल पे आते हैं, द सेंट्रलिटी ऑफ डेवोल्यूशन इन डेवलपमेंट। श्रीलंका में तमिल पीपल के पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक्सप्रेशंस की यहां पे बात की गई। सबसे पहले तो श्रीलंका का नक्शा देखिए, ये श्रीलंका का नक्शा नजर आ रहा है। ये जो ऊपर की पूरी इतनी बड़ी लाल रंग की प्रोविंस नजर आ रही है ना दोस्तों, दिस वाज द मोस्ट अफेक्टेड ड्यूरिंग द सिविल वॉर इन श्रीलंका। यहां पे सिग्निफिकेंट तमिल पॉपुलेशन आप देख सकते हैं। नॉर्दर्न प्रोविंसेस में 93.9% तमिल पॉपुलेशन है, 3.1% मुस्लिम पॉपुलेशन है और सिन्हलीज पॉपुलेशन 3% है। ये जो पूरा व्हाइट इलाका दिख रहा है, यहाँ पे सिन्हलीज पॉपुलेशन डोमिनेंट है। ईस्टर्न प्रोविंसेस में तमिल यहाँ पे भी मेजॉरिटी में 39.8%, मुस्लिम 36.7%, सिन्हलीज 23.1%। तो ये जो नॉर्दर्न प्रोविंस थी ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड थी सिविल वॉर के दौरान। कुछ हद तक ईस्टर्न प्रोविंसेस भी अफेक्टेड थी। आपको पता है ना एलटीटीई, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, क्या एम था एलटीटीई का कि भैया ये जो नॉर्दर्न इलाके हैं और ईस्टर्न इलाके मिलके हम एक इंडिपेंडेंट तमिल एलम बनाएंगे। तमिल एलम मतलब एक इंडिपेंडेंट तमिल कंट्री बनाएंगे, ये एम था। उसके लिए इतना लंबा सिविल वॉर चल रहा था। अब अभी देखते हैं रिसेंट में क्या हुआ। 5 अगस्त को श्रीलंका के जो इलेक्शंस हुए थे, जब उसका रिजल्ट आया तब देखा गया कि राजा पाक्सा फैमिली जीत गई। इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो जीत गई, उनको डिसिसिव मेजॉरिटी मिली अगले 5 सालों के लिए। और जो अपोजिशन है वो अपोजिशन फ्रैगमेंटेड नजर आ रहा है, टूटा फूटा नजर आ रहा है। खासकर एक पार्टी तमिल नेशनल अलायंस जो कि इस नॉर्थ वाले इलाके में डोमिनेट कर रही थी, इट इज नो मोर डोमिनेटिंग इन दिस नॉर्दर्न एरिया। तो मतलब राजा पाक्सा जो पिछले कुछ सालों से भी पावर में है वो फिर से पावर में आ गए हैं और उनको जो मेजॉरिटी मिली है वो तगड़ी है। आप सोचिए 225 मेंबर की पार्लियामेंट में जो राजा पाक्सा हैं उनको 2/3 मेजॉरिटी मिली है। और वहीं पे तमिल नेशनल अलायंस जो कि जो नॉर्दर्न पोर्शंस थे तमिल के, वहां पे डोमिनेट करता था, वो पहले ही कम था, 16 सीटों पे था 225 मेंबर की पार्लियामेंट में, अब वो 10 सीटों पे आ गया। तो कुल मिला के इस तमिल नेशनल अलायंस से कुछ तो गलतियां होंगी कि उसका जो सपोर्ट बेस है वो घटता ही जा रहा है। साथ साथ देखिए दोस्तों, ये जो नॉर्दर्न इलाका है श्रीलंका का, जो मैंने अभी आपको ऊपर फिगर में दिखाया, यहाँ पे सिर्फ तमिल नेशनल अलायंस नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी लोकलाइज्ड तमिल पार्टीज भी आ गई हैं। और वो लोकलाइज्ड तमिल पार्टी ऑब्वियसली बात है इन तमिल पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट्स को केटर करती है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक आप कह सकते हो कि एक स्ट्राइफ सा बनता नजर आ रहा है, कम्युनिटी स्ट्राइफ सा बनता नजर आ रहा है। एक तरफ सिन्हलीज है, दूसरी तरफ तमिल्स है, और बीच में बेचारे जो मुस्लिम्स हैं वो परेशान घूम रहे हैं। मुस्लिम्स दोनों जगहों पे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा कि इधर जाए कि उधर जाए, ठीक है। और एक तरफ तमिल आ रहे हैं और एक तरफ आ रहे हैं सिन्हलीज पॉपुलेशन। इसके चलते पूरा का पूरा सिविल वॉर हो गया है यहाँ पे। बहुत लंबे समय के लिए तमिल नेशनल अलायंस तमिल्स के सपोर्ट को एंजॉय करता था, खासकर नॉर्थर्न इलाके में और ईस्टर्न इलाके में। नॉर्दर्न और ईस्टर्न इलाके दोनों मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए। अब देखिए, जो रूलिंग पार्टी है राजा पाक्सास की, उसका नाम क्या है? श्रीलंका पोदुचेना पेरामुना, एसएलपीपी और पीपल्स फ्रंट। ये राजा पाक्सा की पार्टी है, ये जीत के आ गई।
खास बात ये, जो तमिल वोटर्स है ना नॉर्दर्न प्रोविंसेस में, जो तमिल नेशनल अलायंस का गढ़ था, वहां से बहुत सारी सीटें जीती इन्होंने श्रीलंका पोदुचुना पार्टी ने। बहुत सारी मतलब 3 कैंडिडेट्स, नॉट ओनली चूज 3 कैंडिडेट्स फ्रॉम हार्डलाइन तमिल नेशनलिस्ट ग्रुप क्रिटिकल ऑफ टीएनए, बट ऑल्सो इलेक्टेड 4 कैंडिडेट्स फ्रॉम पार्टीज अलाइन टू रूलिंग एसएलपीपी, यानी श्रीलंका पोदुजना पेरुमना पार्टी जो कि राजापाक्सा की है, इनके 4 कैंडिडेट्स, मतलब इनके पार्टी के नहीं, इस पार्टी के अलायंस में जो पार्टीज है उनके 4 कैंडिडेट्स को इलेक्ट किया गया नॉर्दर्न प्रोविंसेस से, प्लस 3 कैंडिडेट्स ऐसे इलेक्ट किए गए जो तमिल नेशनल अलायंस के अगेंस्ट बोलते हैं ओपनली। तो कुल मिला के बात ये करी जा रही है कि तमिल नेशनल अलायंस की जो पॉपुलैरिटी है श्रीलंका के नॉर्दर्न हिस्से में वो कम होती जा रही है। इस पॉपुलैरिटी के कम होने की वजह क्या है? इसी नॉर्दर्न इलाके में कुछ और तमिल पार्टीज आ गई हैं जो कि तमिल नेशनल अलायंस की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है। दूसरा, यहां पे काम करने वाली कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है जो कि श्रीलंका पोदुचुना पेरुमना, जो कि राजापाक्सा की पार्टी, उनके साथ अलाइन करती है, और उनको भी तमिल लोग जिता रहे हैं। क्यों जिता रहे हैं? क्योंकि तमिल नेशनल अलायंस ने एक ऐसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो किया है जो अब सस्टेनेबल नहीं हो रही है। 2 एंगल्स आते हैं यहां पे, एक पॉलिटिकल एंगल आता है और एक इकोनॉमिक एंगल आता है। तमिल नेशनल अलायंस की कमी यह बताई जा रही है कि तमिल नेशनल अलायंस हमेशा पॉलिटिकल कंसर्न पे ध्यान देता है, और तमिल नेशनल अलायंस ने सालों से इकोनॉमिक डिस्ट्रेस को इग्नोर किया। पिछले कई सालों में जो तमिल नेशनल अलायंस है ये बहुत इन्फ्लुएंशियल अलायंस था, बहुत सारे लेजिस्लेटर्स का सपोर्ट था, लोगों का सपोर्ट था, लेकिन ये लोगों की एवरीडे माइजरी पे ध्यान नहीं देते थे। वॉर हुआ था, वॉर के चक्कर में भाई लोग बर्बाद हो गए, कुछ बचा नहीं। उसके बाद जरूरत यह थी कि वॉर के बाद लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, जॉब दी जाए, लेकिन उस चीज पे इन तमिल नेशनल अलायंस ने ध्यान नहीं दिया। 4 साल का जो राज रहा मथिरिपाला श्रीसेना और रानिल विक्रमसिंघे का, एक प्राइम मिनिस्टर थे, एक प्रेसिडेंट थे, उस समय पे तमिल नेशनल अलायंस पीछे पड़ा था एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन के। एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहिए था इनको। लोग इकोनॉमिकली कितना ज्यादा सफर कर रहे हैं इस बात पे तमिल नेशनल अलायंस का ध्यान गया नहीं। फिर तमिल नेशनल अलायंस का ध्यान इस चीज पे भी था कि भाई वॉर टाइम अकाउंटेबिलिटी, साउदर्न इलाके में जो फोर्सेस थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फोर्सेस थी, उन्होंने तमिल लोगों के खिलाफ जो अत्याचार किए, उस अत्याचार के लिए अकाउंटेबिलिटी की बात की गई। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात की गई, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, लेकिन लोग भूखे मर रहे हैं, उनके पास खाने के पैसा नहीं है, इसके ऊपर इस तमिल नेशनल अलायंस के लीडर्स ने ध्यान नहीं दिया। और ऑब्वियस सी बात है, तमिल नेशनल अलायंस के लीडर ने जब ध्यान नहीं दिया, अब आप देख लीजिए तमिल नेशनल अलायंस की जो लीडर्स हैं, जो लेजिस्लेटर्स हैं, वो जीत ही नहीं रहे, क्योंकि तमिल नेशनल अलायंस ने एम्बिशली अपने सारे एग्स एक बास्केट में रख दिए। और वो बास्केट कौन सा था? वो बास्केट था पॉलिटिकल, मतलब कि हमें इंडिपेंडेंस दीजिए, हमें इंडिपेंडेंस तो नहीं, हमें ग्रेटर ऑटोनॉमी दीजिए, ये बात यहां पे बोली गई। वहीं पे यूथ थे, जॉबलेस थे, उनके पेरेंट्स के पास जॉब थी नहीं, लगातार नॉर्दर्न इलाके में ड्रॉट्स और फ्लड्स आ रहे थे, छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स वहां पे होते ही रहते थे। वुमेन जो रहती है नॉर्थ में, ईस्ट में, ये पैसा कमाती थी ब्रेड विनर से, सिविल वॉर में बहुत सारे आदमियों की मौत हो गई थी। बाद में देखोगे बहुत सारी वुमेन्स की भी मौत हो गई डेप्ट में, कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया, कुछ वुमेन्स ने। जो पॉवर्टी हेड काउंट है नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न प्रोविंसेस में 2016 में बहुत ज्यादा है, ये किसने बताया? लेटेस्ट हाउस होल्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर सर्वे ने। तो ये जो तमिल्स की इकोनॉमिक कंडीशंस थी नॉर्थ और ईस्ट में बहुत गंदी थी, और यही इकोनॉमिक कंडीशंस उनके वोटिंग पैटर्न में नजर आई है। मतलब कुल मिला के उनको एक अर्जेंट इकोनॉमिक रिलीफ की जरूरत है। अब खास बात दोस्तों यहां पे ये है कि भले ही यहां पे ये जो तमिल नेशनल अलायंस है, इसकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो काम नहीं आई है, और कहीं ना कहीं ये लोग हारे हैं, क्योंकि इन्होंने पॉलिटिकल रियलिटी पे तो ध्यान दिया, इकोनॉमिक रियलिटी पे ध्यान नहीं दिए। लेकिन इस बात को सोच लेना कि भाई तमिल एरिया के लोगों की कोई पॉलिटिकल डिमांड है ही नहीं, इन पॉलिटिकल डिमांड को पूरा करने की जरूरत है ही नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती हो जाएगी श्रीलंका की। यानी श्रीलंका की गवर्नमेंट को चलिए तमिल के लोगों ने वोट जरूर दिया है क्योंकि उनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है श्रीलंका की वो इनकी ऑटोनॉमी को छीने। अगर उन्होंने इनकी ऑटोनॉमी को छीना तो उसके जो रिजल्ट हैं वो डेंजरस निकल के आ सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, दोज एवर्स टू Tamil community's historic demand for greater political autonomy may readily embrace this economic logic to dilute or even disregard their persisting calls for political rights। यानी ये जो तमिल लोग हैं अपने लिए पॉलिटिकल राइट्स मांग रहे हैं। इस वोटिंग पैटर्न को इस तरीके से ना समझिए कि आप लोगों के पॉलिटिकल राइट्स छीन सकते हो, तमिल कम्युनिटी के पॉलिटिकल राइट्स छीन सकते हो। अगर आपने छीनने की कोशिश की, बहुत गंदा बैकलैश आ सकता है, ऐसा यहां पे ऑथर बोल रहा है।
राजा पास्का रजाइम के कुछ लोगों ने बात की कि जो प्रोविंशियल काउंसिल सिस्टम काम कर रहा है नॉर्दर्न एरियाज में, और जो 13th अमेंडमेंट है जो कि ऑटोनॉमी देता है नॉर्दर्न प्रोविंसेस को, इनको हटा देंगे। इनको हटा दिया तो डेंजरस हो जाएगा माहौल, क्योंकि ये चीजें निकल के आई हैं इंडो लंका अकॉर्ड ऑफ 1987 में, और यही एक अमेंडमेंट है जो नॉर्दर्न एरियाज में रह रहे तमिल्स को ये एक सुविधा देता है, ये सोच देता है कि चलिए भैया हमारे पास हमारी प्रोविंसेस में कुछ तो पावर्स हैं, अगर इनसे ये पावर्स भी छीन लोगे तो फिर से भाई ये लोग एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा सकते हैं। हालांकि कुछ इंप्रूवमेंट भी है, जो नॉर्दर्न प्रोविंसेस जो रहने वाले लोग हैं, तमिल नेशनल अलायंस है, वो एलटीटी की आइडियोलॉजी की तरफ जाती नहीं, सेपरेटिज्म की आइडियोलॉजी की तरफ जाती नहीं, अलग देश बनाने की आइडियोलॉजी की तरफ अब जाती नहीं। अब लोग प्रैग्मेटिज्म की तरफ जा रहे हैं, एक प्रैक्टिकल सोच की तरफ जा रहे हैं। साउदर्न जो लीडरशिप है उनको भी ये पता है कि भैया देखिए ये जो तमिल लोग हैं ये हमेशा नहीं लड़ सकते हैं, इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जरूरत है, इनको जस्टिस की दिलाने की जरूरत है। उनका जस्टिस यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन से नहीं आएगा, इनको लाइवलीहुड प्रोवाइड करना पड़ेगा। पोस्ट वार के बाद जो इनको प्रॉब्लम्स फेस हुई हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जो ट्रॉमा हुआ है, वो ट्रॉमा खत्म करना पड़ेगा इनका। इनको एक जस्ट लाइफ देनी पड़ेगी, एक डिग्निफाइड फ्यूचर देना पड़ेगा। ये है इनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो ये था दोस्तों आज का आर्टिकल, आज का एडिटोरियल। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ हो सके आप शेयर करिए, अपने मुंह से बोल के शेयर करिए भाई, अपने दोस्तों को बताइए कि ये एडिटोरियल देख लो, अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर दीजिए। बार बार इसलिए कहता हूं चूंकि भैया हम तो व्यूज के पीछे भाग रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।